वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अल्कोहल फिनोल्स के साथ ही एक छोटा सा टॉपिक आता है जो है ईथर्स के हम करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन ये भी एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। ईथर क्या होता है? सबसे पहले ईथर हमारा इस तरीके का कोई भी ROR जो भी हमारा कंपाउंड होते हैं वो ईथर कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे एरोमेटिक अराइल एल्काइल ईथर्स हैं और ये हमारे एलिफेटिक ईथर्स हैं। अब इसको नेम कैसे करेंगे? ये हमारे एलिफेटिक ईथर्स को नेमिंग के लिए छोटे वाला जो हमारा एल्काइल ग्रुप होगा उसको हम एल्कोक्सी और बड़ी वाली लॉन्गर चेन को कैसे लिखते हैं? एल्केन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। इसमें तो दोनों सेम ही है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। और अगर एक शॉर्टर और एक लार्जर चेन होगी तो आप शॉर्टर वाले को मिथॉक्सी और लार्जर वाले को आपका एज ए प्रोपेन बन गया, राइट। ये हमारा एरोमेटिक जो है हमारा अराइल एल्काइल ईथर, इसका नाम हो गया हमारा एनिसोल। कॉमन नेम क्या है इसका? एनिसोल नेम से। तो ये हमारा होगा मिथॉक्सी फिनाइल, मिथॉक्सी बेंजीन, राइट। और वैसे जनरली सिर्फ यही आपको सुनने मिलेगा एनिसोल के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? एनिसोल। याद रखना है कि जैसे नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल नाम जहाँ पे आया आपको याद रखना है कि वो ईथर की बात हो रही है। ये तो कई बार एनिसोल ही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, एनिसोल किसको कह रहे हैं, इसको जो कॉमन नेम से है जैसे आपका, राइट। स्टार्ट करते हैं फिर इसकी प्रिपरेशन से। सबसे पहले डिहाइड्रेशन और कैसे प्रिपेयर होता है ये? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। अल्कोहल में से जब डिहाइड्रेट मतलब H2O निकल जाए तो वो क्या बनाएगा? ईथर। H2O निकलेगा तो अल्कीन नहीं बन रहा। उसी में ही अगर आपके पास दो अल्कोहल जुड़ते हैं फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो ईथर बनता है। ये आप एल्कीन से मत जोड़ो, एल्कीन में भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होता है। वहीं पे ही सेम आपकी कैटालिसिस है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में कैटालिसिस होनी है। अगर ये आपका कम टेम्परेचर पे होता है तो ईथर देता है। अगर यहीं पे ही 443 केल्विन आ जाएगा अल्कोहल में तो वो क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। उसी की कॉम्पिटिशन रिएक्शन है, मतलब ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कम्पीट करती हैं, अल्कीन की और ईथर की, बाय फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले होता क्या? सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन का। जो आपने एसिड लिया है उसने प्रोटोनेट कराना है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और जो इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है यानी एसिड, इस रिएक्शन को स्टार्टअप करा रहा है, जो कैटलिस्ट है वो इसको क्या करा देगा? प्रोटोनेटेड। अब ये प्रोटोनेटेड होने के बाद ऑक्सीजन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद अब यहाँ पे फर्क है। ये स्टेप डिफर है आपका ईथर की प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल्स में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर कार्बोकैटायन बन रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे ईथर बनता है एट लो टेम्परेचर 413 केल्विन तो आपके पास ये वाला अल्कोहल जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराता है, उसको अटैक करता है। ये प्लस है और ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ पे अप्रोच करती है और आपका यहाँ पे क्या बन जाता है? ईथर फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे एक वाटर, अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है, ये जो यहाँ पे निकलेगा H पॉजिटिव, तो ये इसके लिए क्या हो गया? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये यहाँ पे अप्रोच करेगा और यहाँ पे आपका ईथर बन गया, राइट। CH3 CH2 OH और E। अब फिर ये ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड इधर वाले पे आ गए तो ये क्या? पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब इस वाले जो हमारा ईथर बना है, ईथर का उस ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें से एक प्रोटॉन लेस हो जाएगा और हमारा इस तरीके से ये हमारे पास ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। और नेक्स्ट वाले अल्कोहल के पास आपके पास फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगी फर्दर रिएक्शन के लिए। एक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सबसे पहले कौन रिएक्ट करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, और जो टर्शरी होते हैं वो अल्कीन ही बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? अल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। वो हमारा ईथर नहीं देगा, यानी ये है बस प्राइमरी और सबसे पहले और सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो रही है ना, ये अब ये अटैक होना है, बैक साइड अटैक। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये रिएक्शन दे देगा। टर्शरी कैसे देगा इसको? तो टर्शरी तो अल्कीन ही बनाएगा फिर, राइट। विलियमसन सिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मेन इसकी विलियमसन सिंथेसिस ही है इस रिएक्शन जो ईथर्स के लिए है। इससे किसी भी टाइप का हम ईथर बना सकते हैं। और चाहिए हमें क्या है? सबसे पहले हमें सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए।
सोडियम एल्कोक्साइड कैसे, अल्कोहल को सीधा आप बेस से सोडियम से ट्रीट करा दो, आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। अब ये एक रिएजेंट है, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हलाइड के साथ, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन भी है, विलियमसन सिंथेसिस, और इससे रिलेटेड रीजनिंग भी और क्वेश्चंस आते हैं। और लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि जो हलाइड है वो कैसा होना चाहिए, हमारा प्राइमरी। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ से अटैक करना है, बैक से। तो स्टीरिक हिंड्रेंस इस रिएक्शन को क्या करती है, पोज करती है। तो SN2 बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता स्टीरिक हिंड्रेंस से। तो हमारा ये कौन सी वाली रिएक्शन से होता है, प्राइमरी से। प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं दे पाते आसानी से, देते ही नहीं ऑलमोस्ट। तो जैसे इसमें इस केसेस में बेंजीन है, बेंजीन का एल्कोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड और आपका ये ब्रोमोबेंजीन, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी डाइबेंजाइल ईथर आपको नहीं मिलेगा इस मेथड से। और कौन सी रिएक्शन है जिससे हम ईथर बना सकते हैं, एक और रिएक्शन है, हलाइड से भी ये रिएक्शन बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड में AgBr निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा इथरिक जो बॉन्ड है वो बन जाता है, AgBr यहाँ पे निकल जाएगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो विलियमसन सिंथेसिस और अल्कोहल से है। एक ये भी इनके साथ है, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड से भी आपका ये हेलो एल्केन ये रिएक्शन देते हैं। फिर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, जो ईथर होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे CO बॉन्ड, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये कैसा है, हमारा पोलर नेचर का है। कैसा है, पोलर है, पोलर प्रॉपर्टीज है, डाइपोल होगा इसके अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट किससे कम होगा इसका, अल्कोहल से, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। मैं बार बार यही बताती हूँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, जैसे कि हमारे अल्कोहल्स, फिर हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन है, और हमारे अमीन्स। H जुड़ा होना चाहिए फॉर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ईथर में ऑक्सीजन के साथ H नहीं जुड़ा, ठीक है, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसके पास डाइपोल इंटरेक्शन है, जिससे कि नॉर्मल एल्केन से इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन अल्कोहल से कम होगा। सॉल्युबिलिटी वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इनके पास है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, पानी में बना लेगा, खुद इसके पास नहीं होएगी। ये चीज याद रखो, जहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गया सभी फंक्शनल ग्रुप पानी में सोल्यूबल हैं, सिर्फ हेलो एल्केन्स को छोड़ के। पहले वाले चैप्टर के हेलो एल्केन्स नहीं होते, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। उसके अलावा सभी ऑर्गेनिक जितने फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे सिलेबस में वो सभी सोल्यूबल होंगे। एक टर्शियरी अमीन या बल्कीनेस जैसे जैसे बढ़ेगी स्टीरिक हिंड्रेंस, तो वो वाले कंपाउंड्स नहीं होते। अदरवाइज वी आर कंसीडरिंग ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही लिखना है बस, सोल्यूबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आ जाते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इसकी केमिकल, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन उनमें से क्वेश्चन छोटा टॉपिक होने के बावजूद आ रहा है, तो वो जो 2-4 रिएक्शंस हैं वो हम अच्छे से कर सकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन अगर इनकेस आए तो हमें फायदा मिल सके। अब एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, जो हमारे इथर्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, ये कैसे एक्ट करते हैं, लुईस बेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे सकते हैं किसी को। जब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेसिस। अब HCl के साथ मिलके ये ऑक्सोनियम क्लोराइड बनाते हैं, मतलब सॉल्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये बेस है ये एसिड है, मिलके क्या बन गया, सॉल्ट, और ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया। ऐसे यहाँ पे एडक्ट बन गया एक तरीके का, राइट। इस तो ये क्या बना रहे हैं, कंसंट्रेटेड प्रोटिक सोलवेंट के साथ इजीली रिएक्ट करके ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम सल्फेट ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं ये, क्योंकि ये क्या है, लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं हमारे ईथर विद कंपाउंड, जैसे कि हमारी लुईस एसिड के साथ, कौन सा लुईस एसिड है, BF3, AlCl3, ये सारे क्या है, लुईस एसिड। इनके साथ ये क्या करेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्स्ट्रा है, इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इनको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, क्या बोलते हैं इनको, इथरेट्स, क्या बोलते हैं, इथरेट्स बनाते हैं विद लुईस एसिड। दीज आर लुईस बेसिस, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लुईस एसिड्स। तो इसके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के ये बनाते हैं इथरेट, इनको कहते हैं, राइट। टिक मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए।
फिर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी तक तो सीधा के सीधा हमारा इथर एसिड कंबाइन हो रहा है। अब जो रिएक्शन है जिसमें हमारा इथरिक बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, वो कौन कौन सी है? हेलोजन एसिड की इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे बेस्ड हरियाणा बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने इसको ध्यान से देखना है और इसमें बड़े सारे केसेस बनते हैं, तो वो आप अच्छे से इस वीडियो में समझ लोगे। अब इथर रिएक्ट करता है हेलोजन एसिड से, तो आपके पास एक यहां से ब्रेक हुआ, एक को H मिल गया, एक को X मिल गया, तो क्या बना? अल्कोहल और एसिड। लेकिन वही HX अगर आप एक्सेस मीडियम में लेते हो तो जो अल्कोहल बनता है मीडियम में, दोबारा HI उसके साथ रिएक्ट करके उसको भी क्या बना देता है? हैलाइड। उसको भी क्या बना देता है? हैलाइड बन जाता है इफ द हाइड्रोजन एसिड इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। राइट स्टूडेंट्स, अब इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने बताया ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, एक विलियमसन सिंथेसिस, एक ये वाली हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ध्यान से देखो मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप अगेन, क्योंकि आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें प्रोटोनेशन हुई। प्रोटोनेशन हो गई, आपके पास ये यहाँ पे अटैच हो गया, आयोडाइड हमारा बच गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोडाइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, और ये दोनों तरह से रिएक्शन होती है। इसमें SN1 भी फॉलो होता है, SN2 भी। SN2 कहाँ फॉलो होगी? जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे पास इथर होगा, तब ज्यादा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। तो SN2 में बैक साइड अटैक होना है यहाँ पे, तो वो कौन सी चीज साइड चुनेगा? जहां पे छोटे वाला एल्काइल ग्रुप हो, राइट, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तो SN2 के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस बड़ा मैटर करती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक से अप्रोच करना है, तो थोड़ा है उसके पास रुकावट होगी, तो वो उसी जगह जाएगा ना, तो वो यहाँ से अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमें कौन से वाला हैलाइड मिलता है? स्मॉलर वाला, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप वाला, ये प्रोडक्ट रहेगा, राइट, अगर आपकी लीनियर चेन। और एक्सेस में अगर आप हाइड्राइड लेते हो तो भी बताया, तो फर्दर ये जो अल्कोहल बना है इसके साथ भी HI रिएक्ट करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? हैलाइड मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये आपका कॉमन मैकेनिज्म है SN2 टाइप से। अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। और कौन से वाला हैलाइड बनेगा? हमेशा छोटे वाला, लोअर अल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म्ड, जो इसमें बना है सेम। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी इथर है, लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी हैलाइड होगा तो हमारे पास कैसा कंपाउंड बनेगा? अब मान लो टर्शरी है, ये CH3, ये CH3, CH3 O CH3। अब अगर HI ने अटैक करना है तो नॉर्मल वो आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? आपका SN1 वाला। वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जिसमें CH3 सबसे पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन का ही है। यहाँ आपके पास H बन गया, इसके लोन पेयर से अटैक होके, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे आयोडाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका पहले कार्बोकटाइन बने, अब ये लॉस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, अब इसके ऊपर आपका आयोडाइड अटैक करेगा, राइट। अब ये प्लानर स्ट्रक्चर है तो किसी भी साइड से आयोडाइड का अटैक होगा। अब कौन से वाला क्योंकि कार्बोकटाइन कौन सा स्टेबल होता है? टर्शरी, और आयोडाइड यहाँ पे अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका प्राइमरी एल्कोहल है उससे, तो जब टर्शरी इथर होगा तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और हमारा टर्शरी वाला हैलाइड आयोडाइड बनेगा। इसमें कई केसेस हैं, इसीलिए सारे केसेस आपने दिमाग में रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी आपके पास इथर दिखेगा तो हमेशा कौन सा बनाना है? लोअर अल्काइल चेन वाला हैलाइड बनाओगे। अगर टर्शरी है तो लार्जर वाला बनाओगे। और अगर हमारे पास अल्काइल अराइल इथर्स हैं, जैसे कि ये एनिसोल है हमारे पास, तब कौन सा जाएगा आपके पास? हमेशा छोटे वाला ही, वही सेम फॉलो होएगा, यानी कि अल्काइल हमारे पास आयोडाइड बनाएगा और हमारा फिनोल बनेगा ऑलवेज, जब एनिसोल टाइप हो, यानी बेंजीन के साथ इथरिक लिंकेज हो। लेकिन अगर आपके पास बेंजाइल अल्काइल इथर होगा तो अगेन SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि बेंजाइल जो हमारा कार्बोकटाइन है वो क्या है, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो हमारे पास फिर कौन सा होगा? SN1 फॉलो हो रहा है तो बेंजाइलिक
हैलाइड बनेगा तो हमारे पास हमेशा ही कौन सा बनना है, ईथर बेंजाइलिक आयोडाइड बनेगा और साथ में एल्काइल का अल्कोहल। ये याद रखने हैं। इसके दो चार जो केसेस हैं वो प्लीज स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लेना। अल्काइल जब बेंजीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन है तब तो फिनोल बनना है, जब CH2 बेंजाइलिक आपके पास ग्रुप है तब वो वाला आयोडाइड बनेगा, क्योंकि SN1 में इसमें SN2 होगी। ठीक है, टर्शरी वाले में भी बल्कि वाला और बेंजाइल वाले में भी बल्कि वाला। जब बेंजीन होएगा तब आपके पास नॉर्मल एल्काइल और फिनोल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी, वही अगेन H2O के साथ, तो हमारे पास डाइल्यूट से एसिड ले लिया तो हमारी हाइड्रोलिसिस हो गई और ये अल्कोहल मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो एक आपका सल्फोनिक बन जाएगा ग्रुप इसके साथ और एक आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। फिर अल्कोहल जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन देता है, सेम इधर भी देगा, आपके पास क्लोराइड हैलाइड बन जाएगा और POCl3 गैस निकलेगी, हार्मफुल गैस। एसिड क्लोराइड के साथ एसिड डेरिवेटिव के साथ जैसे अल्कोहल एस्टर बनाता है वैसे ही इथर भी क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा और एक आपके पास हैलाइड बन जाएगा। यहां से ब्रेक हुआ ना, एक C2H5Cl और एक C2H5CO। अब नेक्स्ट, एयर की प्रेजेंस में, ये इंपॉर्टेंट एक रीजनिंग या फिर लगा लो टिक मार्क के लिए या वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो इथर्स की बॉटल्स पड़ी होती है वो ब्लैक बॉटल में ईथर भरा होता है, किस लिए, ताकि वो फोटो सेंसिटिव है, लाइट से इजीली रिएक्ट ना हो। फिर भी जब बॉटल और उसको पूरा टिप तक भरते हैं टाइट, ताकि वो उसमें एयर की गुंजाइश ना रहे। जहां उसके अंदर मान लो थोड़ी खाली हुई है, आपने यूज करने के बाद उसमें स्पेस आ गई, वहां एयर भर गई, और जब तक तो खुली नहीं है, ओपनर से खुलती है, जब तक तो खुली नहीं है तब तक तो उसमें एयर है नहीं है, रिएक्शन नहीं है। जब लेकिन आप यूज करना शुरू की, खोल दी और कुछ टाइम हो गया तो उसके अंदर प्रेजेंट एयर लाइट से कॉन्टेक्ट में जब भी आएगी क्या बना लेती है, उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे बना लेती है। जैसे CH3 CH2 का एक H चला जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज, ये राइट। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, ये एक एक्सप्लोसिव है, यानी एकदम से ब्लास्ट होता है, फटने का डर है इसका, एक्सप्लोसिव बन जाता है ये जो हमारा कंपाउंड है। तो इस चीज को रोकने के लिए पेरोक्साइड को चेकिंग करते हैं कि जो पुरानी पड़ी बोतलें हैं इथर की यूज में आ सकती हैं या नहीं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो बोतल का थोड़ा सा सैंपल लेके उसको शेक करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और पोटेशियम थायोसाइनेट से। अगर उसमें रेड कलरेशन आ जाती है तो वो कंफर्म है कि उसके अंदर क्या बन चुका है, पेरोक्साइड बन चुका है, अब वो यूज के लिए नहीं है। लेकिन अब उसको पूरी को फेंक नहीं सकते, उसको यूज करना है तो पहले उसको क्या कराना पड़ता है, उसका पेरोक्साइड रिमूव करना होता है। सारी बोतल का तो नहीं, जितना बन गया होगा उसको कैसे रिमूव कराते हैं, KI से उसको शेक करा देते हैं, तो वो KI उसके साथ रिएक्ट हो जाता है पेरोक्साइड के साथ और फिर उसको बाद में रिमूव कर लेते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा एक, अगर टिक मार्क वगैरह के लिए कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी अब क्योंकि आप फास्ट प्रेपरेशन कर लो, ये भी एक बार रिमाइंड से निकाल दो और अगर आए पेपर में आपको, आप कुछ ना कुछ लिख सको। फिर हेलोजिनेशन ईथर्स की करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की HVZ रिएक्शन है, अल्फा हेलोजन यहाँ पे लगते रहते हैं, वैसे ईथर में भी दोनों साइड, यहाँ पे पहले Cl फिर और Cl के साथ यहाँ, और फिर बाद में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। बिल्कुल ये HVZ से सिमिलर रिएक्शन है, हेल्वोल्ड की रिएक्शन है जो उनसी हमारी, उसमें सेम यहाँ पे कार्बोनिल के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो वही वाली रिएक्शन की तरह ही इसको आप याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारी, अब हमारी एनिसोल की सारी रिएक्शन है वो वही कॉमन अरीन की जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वही होंगी सारी। सबसे पहले हेलोजिनेशन, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है हमारा, इधर कैसा है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये पे होगा, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये आपकी एनिसोल है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, वो ऐसे रिंग को एक्टिव करेगा। और कौन कौन से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन ये यहाँ पे आएगा बॉन्ड और ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव विद 1 lone pair। इन नेक्स्ट दिस विल गोज हियर, दिस विल गोज हियर एंड वी आर गेटिंग दिस, राइट। ये ऐसे और फिर ये ऐसे, अल्टीमेटली वेयर इज द नेगेटिव चार्ज, here,
ortho, para, ortho. This is the position. That's why anisole is methoxy group is also activating group and activate ring towards ortho and para position. So we are getting ortho para product. Bromine in the presence of acetic acid, we are getting ortho and para substituted anisole, right? मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है हमेशा ही आपका पैरा प्रोडक्ट. देन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा. सिंपली ये रिएजेंट्स है नाइट्रेशन के. अगेन ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देगा. एनिसोल फिनोल में एल्काइलेशन हो रही है, एसाइलेशन शॉर्ट एंड बोमेन में ये यहाँ पे जुड़ रहा है कंपाउंड, याद रखना. एनिसोल में आपके पास एल्काइलेशन भी हो रही है, एसाइलेशन भी हो रही है. आपके पास क्लोरोबेंजीन दे रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी हेलो एरीन दे रहा है, फिनोल दे रहा है, राइट. ना एल्डिहाइड देगा, ना कीटोन देगा, ना बेंजोइक एसिड देगा क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग है, राइट. और अमीन में क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता. तो फ्रीडल क्राफ्ट सिर्फ कौन कौन दे रहा है, एनिसोल और क्लोरोबेंजीन, और फिनोल सिर्फ क्या दे रहा है, एल्काइलेशन. यहीं पे याद कर लो, एग्जाम है, मैं हर बीच में जो चीज की जरूरत होती है वो आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ ताकि आपकी रिवीजन पक्की होती जाए. ये आपका एल्काइलेशन भी दे दिया और एसाइलेशन भी दे दिया. 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये आपका ऑर्थो, और ये पैरा प्रोडक्ट, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा. पैरा विल बी मोर स्टेबलर कंपाउंड. अब ईथर के यूजेस कहाँ हैं, ये आपके जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. कुछ ना भी याद रहे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख सकते हो. सॉल्वेंट तो है ही है ना, वो ईथर भी सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो ये सॉल्वेंट है. दूसरा इथरेन, आइसोफ्यूरेन और पैंथ्रेन जो है हमारे एनेस्थेटिक के, जैसे क्लोरोफॉर्म फॉर्म जो एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं आजकल, इनका चलन है. इथरेन, आइसोफ्लूरेन और पैंथ्रेन ये हमारे इथर्स हैं, इनके कॉमन है. ये भी आपके एनेस्थीसिया के लिए यूज होते हैं. और परफ्यूम्स भी बनते हैं इथर के, जो हमारे जैसे ये सारे क्या है हमारे परफ्यूम्स में यूजेस में आते हैं. तो ये परफ्यूम में यूज हो रहे हैं, एनेस्थीसिया में यूज हो रहे हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं हमारे इथर्स. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इथर्स से रिलेटेड जो हमारे बोर्ड में पूछे भी गए हैं, और वैसे ही जो हमारे पहला क्वेश्चन है. सबसे पहले हम थोड़ी रीजनिंग लेंगे. इथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस इन विच एन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम. तो ये विलियमसन सिंथेसिस की बात हो रही है. फिर वो कहता है द डायटर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, डायटर्शियरी ब्यूटाइल ईथर कांट बी प्रिपेयर्ड, बन नहीं सकता. एक्सप्लेन. विलियमसन सिंथेसिस से ईथर प्रिपेयर होते हैं बट लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते. कैसे? अब टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर का मतलब वो कह रहा है ऐसे वाला कंपाउंड, कि ये हम विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकता. अब अगर इसे हमें विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर करना है तो हमें हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा. ये हमारा सोडियम वाला कंपाउंड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया. अगर हम ये हैलाइड लेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड या जो भी हैलाइड, तो ये क्या करेगा इस केस में, ये बनाएगा एल्कीन. ये बना देगा एल्कीन बना देगा, क्योंकि बल्कीनेस से ये वाला भी बल्कि है, स्टीरिक हिंड्रेंस है, यहाँ भी स्टीरिक हिंड्रेंस है, ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा. इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल आपके जो हमारा रिएजेंट है उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कीन मिलेगा. यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा. यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन होगी, ना कि यहाँ पे इथर फॉर्मेशन होगा. इस केस में ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस elimination takes place and not ether formation, right. तो हमारा इसलिए कभी भी विलियमसन सिंथेसिस से टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर डायटर्शियरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते. ये लिमिटेशन है, ये हमें क्या दे देगा, एलिमिनेटेड कंपाउंड. फिर राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद मिथॉक्सी मीथेन. ये मैंने आपको पहले ही समझा रखी ये वाली रिएक्शन. मिथॉक्सी मीथेन में यहाँ CH3 आ जाएगा बस. सबसे पहला ग्रुप आपका प्रोटोनेशन के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आपका ये ऐसे यहाँ पे चला जाएगा और ये आयोडाइड यहाँ पे अप्रोच कर देगा. SN2 मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग CH3I यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे, राइट. सेम रिएक्शन है, सिर्फ वहाँ पे C2H5 की जगह ये लगाना है. तो मैकेनिज्म पूछे तब भी, हाउ इज 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1.
तो ये पहले आपने जो भी कोई प्रेपरेशन कैसे कहता है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। यहां से आपको पता तो चले ये ईथर की बात हो रही है कि ईथर को प्रिपेयर करना है अल्कोहल से। तो किससे करोगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कितना टेम्परेचर होता है 413। एक प्रोपेनॉल को दूसरे जब प्रोटोनेटेड प्रोपेनॉल है उसको रिएक्ट करा देना है नॉर्मल प्रोपेन से। किससे रिएक्ट कराओगे? नॉर्मल प्रोपेनॉल से रिएक्ट कराओगे। ये आपका प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसा है? ये प्राइमरी है ना, प्राइमरी में सेम आपके पास ये बनाना है आपको, प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है। किससे बनाना है? अल्कोहल। ठीक है, अब इसका एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। सबसे पहला प्रोटोनेशन, CH3 CH2 CH2 OH। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है फर्दर किस पे रिएक्ट करेगा ये? अब यहाँ पे दूसरे वाला अल्कोहल लिख देते हैं बैक साइड अटैक के लिए, एक CH2 और राइट। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। जो पहले अभी बताया बेटा सेम वही करना है, और सबसे पहले अपने आप ही ट्राई किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये एक H इसके पास है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे हमारा CH2 CH2 CH3। लास्ट वाले में बस ये लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और ये हमारे पास ईथर की प्रेपरेशन हो जाएगी, राइट। ये इधर रिएक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सेम वैसे ही करना है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये जो हमारी रिएक्शंस हैं इनको ये सबसे पता ही चल रहा है, विलियमसन सिंथेसिस है। सीधा यहाँ पे करो C6H5O CH3, ईथर की प्रेपरेशन है। नेक्स्ट आपका HBr का अटैक है। अब HBr किसके पास जाएगा? क्योंकि प्राइमरी है लोअर उस पे और ये हायर उस पे। अब लोअर वाले पे CH3I प्लस CH3 CH2OH, और अगर यहाँ पे एक्सेस लिखा हो, कंसंट्रेटेड लिखा हो, तो दोनों ही आयोडाइड बना दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेस लिखा नजर आए या कंसंट्रेटेड तो दोनों ही क्या बना देते हैं? आयोडाइड बना देने हैं। और क्योंकि अभी नहीं लिखा तो हम क्या बनाएंगे? एल्कोहलिक एसिड। अब लोअर वाला CH3, यहाँ पे सॉरी Br आना था, राइट, और यहाँ पे आयोडाइड, और ये CH3 CH2OH। अब इस वाले में देखो, यहाँ पे तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इस केस में कौन सा फॉलो होएगा? मैंने बताया टर्शरी में होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड में कौन सा बनेगा? SN1 मैकेनिज्म है। स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? ये वाला। तो आयोडाइड किसका बनेगा? इसी का, CH3 आयोडाइड। और दूसरे वाले का क्या बन जाएगा फिर? अल्कोहल, CH3OH, राइट। ये सेम है, बस लिखा अलग है, लेकिन मैंने दोनों इसलिए ले लिए। बच्चे कई बार ये भी लिखा हो समझ ही नहीं आता उन्हें क्या है। ये मतलब टर्शरी की बात हो रही है, तो टर्शरी वाला SN1 मैकेनिज्म से फॉलो होना है। तो CH3 थ्राइस Ci प्लस CH3OH, राइट। अब इसमें देखो लास्ट वाले में, अब मैंने बोला जब एनिसोल होगा तो फिनोल बनेगा हमेशा। एनिसोल होगा तो फिनोल होगा। जब बेंजाइलिक होगा, यहाँ CH2O फिर कोई एल्काइल ग्रुप, तो आपके पास कौन सा बनेगा? CH2I वाला। यहाँ पे फिनोल प्लस C2H5 आयोडाइड, राइट। एक ने राइट नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल याद रखना है, एनिसोल क्या होता है? यही वाला ग्रुप होता है आपका। अब इसकी नाइट्रेशन, जो सिंपल इसकी नाइट्रेशन वाली रिएक्शंस लिखवाई हैं वही होंगी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और कौन सा होता है इसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और बनना क्या है हमारे पास? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, एक यहाँ पे प्लस और एक ये हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल पैरा नाइट्रो एनिसोल। This is all about your ethers. Do well in your exams. Thank you so much, students. If these videos are helping you, so subscribe the channel. We'll meet in next video.